अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम। आज मैं आपको हमारे हज के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश हुआ जो कि मैं चाह भी रहा था कि ऐसा हो जाए अल्लाह की तरफ से। उसकी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ और वो कहानी ये है कि पिछले साल जब मैं और फैसल हज पर थे, जब रमी का रुकन होता है, यानी जिस दिन रमी करनी होती है, रमी यानी शैतान को कंकरियां मारनी होती है। सुबह हम मुज़दलिफ़ा से निकलते हैं, फजर के बाद टूवर्ड्स जा रहे होते हैं जमरात की तरफ। जमरात जहाँ पर वो शैतान है, वहाँ पर उस बड़े शैतान को कंकरी मारनी होती है, 7 कंकरियाँ। उसके बाद फिर कुर्बानी, फिर हलक, फिर आपका ihram खुल जाता है। हमने कंकरी वगैरह मारी और फिर हम वापस आ गए और फिर अपने सारे काम से फ्री हुए। मैं यही सोच रहा था कि यार ये आज जो है ना, हज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा मिना में या फिर कुछ रमी 11 और 12 ज़िलहज की रह गई हैं। पता नहीं ये कबूल होगा नहीं होगा। एक होती है ना, एक फीलिंग होती है इंसान की कि मैं क्या वो सही तरीके से अदा कर पा रहा हूँ या नहीं। हुआ कुछ यूँ कि शाम के वक्त हम लोग निकले थे रास्ता देखने कि यार कुछ देखते हैं, कुछ लेके आते हैं। तो हमें एक खातून मिली जो कि एक ब्रिज के नीचे बैठी हुई थी। तो वो बैठी हुई थी तो शुरते ने मुझे बुलाया, बोला इधर आओ बात करो कल्लिम, क्योंकि उनको अरबी नहीं आती थी और उर्दू शुरता नहीं जानता था। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी। तो वो बेचारी जो खातून थी वो रोने लगी और बोल रही है, बेटा मैं जो है ना वो इंडिया से हूँ और मैं हज पर आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, वो भी साथ ही हैं, लेकिन हम लोग बिछड़ गए अपने खेमे से। और सुबह 9 बजे करीब उन्होंने रमी की है और उस वक्त बज रहे थे शाम के 5। वो तब से उस ब्रिज के नीचे बैठी हुई थी। इसमें एक चीज ये भी है कि जो कि बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको हम लोग ऐसे ही भेज देते हैं हज पर। लाजमी उनके साथ कोई नौजवान जाना चाहिए जो कि अभी की जो टेक्नोलॉजी यानी कि मैप्स हो गए, QR कोड हो गए, ये सारी चीजें उनको पता हो। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपका खेमा किधर है। उन्होंने कार्ड दिखा दिया कि बेटा ये कार्ड है, इसमें आप देख लो, इसमें मकतब लिखा हुआ है, कौन सा खेमा है वो सब आप देख लो, हमें पहुंचा दो प्लीज अल्लाह के वास्ते। जहाँ पर वो आंटी मिली है हमें, उससे बहुत दूर था उनका खेमा और हमें सब कुछ पता भी है, यानी कि गूगल मैप कैसे यूज कर रहा है, एक बात कैसे करनी, चीजें परेशान नहीं होना है। फिर भी हम उनको लेके चले और इस पूरे प्रोसेस में 2 घंटे लगे हमें। उन आंटी की बुरी हालत, गर्मी एक्सट्रीम पर। आपको मैं बताऊं कि अगर 5 मिनट हम रोड पर खड़े होते थे ना तो 2 पट्टी वाली जो चप्पल थी ना हमारी, वो चिपकती थी रोड पर। इस कदर शदीद गर्मी थी। मैं बहुत ट्रैवल किया है पाकिस्तान में, हमने पहाड़ पे ट्रैकिंग की है बहुत। कभी मुझे अपनी तबीयत के बारे में या अपनी आप के बारे में ना परेशानी नहीं होती कि यार मुझे कुछ हो जाएगा, खैर है हो जाता है। वहाँ मुझे हो रहा था ऐसा। मैं बार बार जूस पी रहा था कि यार शुगर डाउन ना हो, इस कदर धूप थी। और वो बेचारी उस गर्मी में वो बिछड़ के बैठी हुई थी और उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। हम लोग लेके चले उनको कि यार चलो अपना काम वाम छोड़ो, वो जो हम देखने आए थे इनको इनके खेमे से मिलाते। देखा गया कि भाई वो जो एक स्टेशन था वो दूसरे स्टेशन पर थी। हम उस स्टेशन से चढ़े ट्रेन में, वहाँ से दूसरे स्टेशन पे उतरे, वहाँ ढूंढ रहे हैं। अब खेमे के नंबर भी अजीब थे, मतलब 1 2 3 4 5 है तो 6 बराबर में होगा या फिर यूं मुड़ के होगा, 6 उस तरफ है। मिल ही नहीं पा रहा, ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर भी एक मुंबई का लड़का मिला हमें, उसने भी गाइड किया काफी सारी चीजें। तो ये इस पूरे प्रोसेस में ना तकरीबन जो है वो 2 घंटे लग गए और उसमें आंटी जो है ना वो 3 बार या 4 बार जो है ना मेरा ख्याल से वो बेहोश भी हुई। उनके हस्बैंड भी साथ थे, वो बेहोश हो जाती, हम लोग भी घबरा जाते हैं। फिर कभी वो उनको पानी पिला रहे हैं, कभी कोई जूस पिला रहे हैं, फिर होश में आते हैं। बोलती बेटा मुझसे अब नहीं चला जा रहा। अब वहाँ पर क्या करें हम, मतलब कोई ऐसी कन्वेंस तो है नहीं कि कैसे लेके जाएं। गलियां भी बनी हुई, इंडिया का एक अलग होता है, पाकिस्तान का अलग, सारे मुल्कों के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, मकतब होते हैं, वहाँ पर होते हैं। तो इंडिया में तो हम पहुँच गए थे, अब उनका जो खेमा था वो ढूंढना बाकी था। ढूंढे जा रहे हैं। बहुत देर बाद पता चला कि भाई ये 26 नंबर या 27 नंबर जो है ना ये यहाँ पर है। उनको हम किसी तरह ले गए। आंटी आखिर में तो बिल्कुल ही रोड पे बैठ गई। उन्होंने कहा बेटा मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं मर जाऊंगी, कुछ हो जाएगा मुझे। अच्छा वो ज़ाहिर बूढ़ी होती है और ख़वातीन तो वो थोड़ी पैनिक भी ज़्यादा कर जाती हैं। फिर उनको संभालने, उनके हस्बैंड भी वो बूढ़े थे, उनको भी करने के अंकल हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता लेकिन करते हैं। बहरहाल एट दी एंड 2 घंटे बाद उनका खेमा उनको मिल गया और उसके बाद जो उन्होंने दुआएं दी है ना, वो चीज़ थी मिसिंग पूरे हज में। मुझे ऐसा लगा कि जो है ना मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि बेटा अल्लाह पाक आपका हज कबूल करे। रोते रोते जो होती है ना एक दिल से जो निकलती है बिल्कुल के बगैर अल्फाज भी उसमें अटक रहे होते हैं, वैसे उन्होंने जो ना आंटी ने दुआ दी। अंकल ने कहा बेटी अल्लाह पाक आपकी बेटियों को हज कराए, उनके नसीब अच्छे करे। बस मैंने कहा अंकल बस मेरा कोई वो नहीं था, बेटा बैठो कुछ खा लेते हो खाना। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस आपने जो ये दुआ दे दी है ना, ये मुझे 2-3 दिन से ना एक फीलिंग आ रही थी कि यार कोई मतलब अल्लाह पाक कबूल कर ले। ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता ना कि कबूल हुआ नहीं हुआ, बस एक नेक नियति होती है कि हम अपनी नेक नियति से सारे काम करें और जो है ना सारी इबादतें कबूल हो जाएं। लेकिन ये दुआ के बाद ना मुझे ऐसा फील हुआ कि एक खुशी आ गई। वो जो हमारी, आप यकीन करें 3 दिन के अंदर 91 किलोमीटर चले
91 किलोमीटर, इस पैर में 3 छाले, इस पैर में 3 छाले, और बहुत बुरी हालत थी, पैर टूटे हुए थे। लेकिन उस खुशी ने, उस दुआ ने, उन 2 लफ्ज़ों ने जो है ना वो सारी थकन उतार दी, और एक ऐसी एनर्जी आ गई मुझ में और फैसल में कि यार ज़बरदस्त, यार कुछ अचीव किया हमने, और वो भी हज के दिनों में, और वो भी कहाँ पर, 10 ज़िलहज है आज, मतलब अभी हज चल रहा है, उसके अंदर ही ये मामला हुआ है। तो अल्लाह पाक ने हमें ज़रिया बनाया उनको उनके मकतब से मिलाने का, उनके लोगों से मिलाने का। तो बस ये एक कहानी थी, ये मैंने कभी शेयर नहीं की, आज सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो भाई इस बात का पूरा मकसद ये है कि कभी भी अगर आप ऐसी कोई चीज़ देखें जो कि आपके दस्तरस में हो और आप उसकी मदद कर सकते हैं, ज़रूर करें। क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ जो है ना, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, ये इसकी ख्वाहिशात जो है ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। पहले मैं सोचता था कि यार मेरी 15,000 सैलरी है, 30,000 हो गई ना तो बस तबाही हो जाएगा, 30 हो गई तो फिर 50 हो जाए, लाख हो जाए, फिर ये गाड़ी आ जाए, फिर मैं वहाँ का ट्रैवल कर लूँ, उसके बाद क्या। तो हर इंसान की एक नफसानी जो ख्वाहिशात है ना, वो बस कभी भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका रिलेशनशिप इंसानों से अच्छा है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, औलाद हो, बीवी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी, या फिर आम लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे अगर आप अपने रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे तो आपको असल सुकून मिलेगा, वरना और की तलाश में लगे रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी टाइम अच्छा लगा होगा। वापस आ गया हूँ यूट्यूब पे, कोशिश करूँगा कि इसको तरोताज़ा रखें, बैक टू बैक चीज़ें फेंकते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।